सब लोग ठीक हैं। राजस्थान की धरती से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम भाई, प्रणाम। वेरी गुड। देखिए, हम लोग इन सेंटर इन सर्कल पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आपके सामने पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें साइड पी क्यू की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर दी है और आपको दिया है भाई ये पी एस जो है ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। तो आपसे ए बी का मान पूछा है, समझ लेते हैं ए बी है क्या। अच्छी है आयुषी देवरिया से, नमस्ते नमस्ते भैया। चलो कि भाई ये हमने रेक्टेंगल का डायगोनल खींच लिया पी आर, तो इस तरीके से दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ये पी क्यू आर और ये पी एस आर, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल एक जैसे हैं। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल के हम लोगों ने इन सर्कल खींच दिए, इसका ये इसका। ये इन सर्कल इस डायगोनल को टच कर रहा है पॉइंट ए पे और ये सर्कल इसको डायगोनल को टच कर रहा है पॉइंट बी पे, और आपसे डिस्टेंस ए से बी तक की दूरी ये पूछी गई है। बताइए दोस्तों क्या इस सवाल का उत्तर होगा। रोहित निखिल कह रहे 49 सेंटीमीटर। अच्छा राज, करिए जल्दी से। देखिए आप जानते हैं कि अगर ये साइड 60 तो ये भी 60 होगी, भाई ये 11 ये भी 11 होगा। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है। अब अगर ये 11 है, ये 60 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल पीआर कितना हो जाएगा 61। डायगोनल कितना हो जाएगा 61। 11 60 61 ट्रिपलेट होता है ना। तो आप बताओ कि मेरे दोस्त कि इस सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी, इस सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी, कोई बताएगा। इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी भाई, पी प्लस बी माइनस एच बटे 2 है भाई। 11 प्लस 60 माइनस 61 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2 5 सेंटीमीटर। तो इसकी ये रेडियस 5 आ गई भाई। ये 5 है तो दोस्तों ये भी कितना जाएगा 5, ये भी कितना जाएगा 5, ये भी 5। कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। दोस्तों अगर ये 5 राइट एंगल ट्रायंगल में कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा। दोस्तों अगर ये 11 है, लेंथ 5 है, तो ये लेंथ कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा जी 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ये 6 होगी। 11 5 6 होता है, ये 6 होगी। देखिए दोस्त सर्कल के बाहर से खींची की टेंजेंट इक्वल होती है। सर्कल के बाहर से अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये लेंथ भी 6 होगी। इसका मतलब दोस्तों ये लेंथ भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। मेरे प्यारे भाई सेम डिट्टो इसी तरीके से जैसे यहां पे किया है, डिट्टो इसी तरीके से सेम टू सेम ये जो लेंथ आएगी भाई, ये लेंथ भी कितनी होगी, ये लेंथ भी 6 होगी। सेम टू सेम यहां कर सकते हो। अगर ये 6 है, ये 6 है, पूरा डायगोनल 61 है, तो ए बी कितना बचा, 61 में से 12 घटा दीजिए, 61 में से 6 6 12 घटा दीजिए तो कितना जाएगा 49 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो लंबाई है वो 49 सेंटीमीटर है, ए ऑप्शन, और यही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल का उत्तर है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। अरे दोस्तों क्लियर है ना, चलिए ठीक है ना। अच्छा एक बात और कि मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका भी, 11 60 61 चिंटू ट्रिपल 8 है, याद रखिएगा दोस्त। अगर इन एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, पेपर में इस पे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इन एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, देखिए आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, किसी भी साइज किसी भी शेप का, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, हमने दोस्तों क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, ठीक। आप बोलोगे जी सर इस क्वाड्रिलेटरल का कोई डायगोनल खींच दो। हमने इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल खींच दिया दोस्तों जी, ये एसी, ये हमने इसका डायगोनल खींचा एसी, ठीक है। मैं नाम देता हूं भाई, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड स्मॉल डी है। तो जब भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल का इस तरीके से डायगोनल खींचोगे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे। इस ट्रायंगल का इन सर्कल खींचोगे तो ये बन जाएगा, ये इन सर्कल है। इस ट्रायंगल का इन सर्कल खींचोगे तो ये हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल का इन सर्कल है। अब ये दोनों इन सर्कल जो हैं, ये दोनों जो इन सर्कल हैं, ये आपस में टच नहीं कर रहे, ये आपस में टच नहीं कर रहे भाई। इसको टच कर रहा है दोस्तों यहां पे, इस पॉइंट पे ये इसको टच कर रहा है, यहां पे अलग पी क्यू। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ही सर्कल डायगोनल एसी को टच कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पी पॉइंट क्यू पे, अलग अलग पॉइंट पी क्यू पर टच कर रहे हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गई। पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, इस पी क्यू की लंबाई पूछी जाती है, पी क्यू पूछा जाता है, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पी क्यू बराबर आपको कुछ नहीं करना, आमने सामने की साइड के सम का डिफरेंस लेके आधा करना है। आमने सामने की साइड को जोड़ लीजिए ए प्लस बी,
ए प्लस बी, ठीक है भाई। यहां आमने सामने की साइड जोड़ लीजिए, ये सी है ये डी है, सी प्लस डी। तो आमने सामने की साइड को जोड़ लिया, जोड़ के इनका डिफरेंस लेना है और डिफरेंस का आधा कर देना है। तो पीक्यू की जो लेंथ होगी वो आमने सामने की साइड को ऐड करना है, ऐड करके डिफरेंस का आधा करना है आपको, तो पीक्यू की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। डिफरेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। क्लियर है दोस्तों, क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, राजफोर एनी क्वाड्रेटर के लिए थ्योरम ट्रू है। दोस्तों क्या आप मेरी बात को समझे? क्लियर है। अगर पेपर में सवाल आ गया कि भाई एक क्वाड्रेटर है जिसका ये साइड 11 है, भाई ये 10 है, भाई ये 6 है और ये 8 है, तो बताओ पीक्यू की लेंथ क्या होगी? पीक्यू की लेंथ क्या होगी? सवाल आ गया तो कैसे करोगे? ये थ्योरम आई कहां से? ये थ्योरम आई वहीं से है कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। इसमें प्रॉपर्टी वही लगी है कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। वो बार बार वो प्रॉपर्टी लगाते जाओ, बहुत लंबा करना पड़ेगा लेकिन फाइनल रिजल्ट ये आएगा। तो पीक्यू डायरेक्ट निकाल लोगे जी, 11 6 17 और 10 8 18। तो 11 6 17 10 8 18 इनके डिफरेंस का आधा लेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर पीक्यू की लंबाई आ जाएगी। क्लियर है ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे ये सवाल पेपर में था, यहां पे सवाल मैंने रेक्टेंगल में दिया, हो सकता है पेपर में सवाल पैरेललोग्राम पे आ जाए, किसी भी चीज पे आ सकता है। तो आपको यही तो निकालना था दोस्त कि ये एक रेक्टेंगल है, ए इसका डायगोनल खींचा गया है, दो ट्रायंगल बन गए, दोनों के इन सर्कल खींच दिए, ये इन सर्कल डायगोनल पीआर को ए और बी पे टच कर रहा है। तो आपसे ए बी की लेंथ पूछी थी, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते थे, आमने सामने की साइड का सम 60 और 60 120 माइनस 11 11 22/2, तो 60 माइनस 11 49 सेंटीमीटर ही आंसर है ना। अभी डायरेक्ट कर सकते तो 60 माइनस 11 ही आ जाएगा, 60 माइनस 11 49 सेंटीमीटर ही सवाल का डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? कोई तकलीफ है यार? ठीक है, बढ़े आगे। चले, देखिए दोस्त, अगर पेपर में सवाल पूछा होता, अगर पेपर में ये ना पूछ के, अगर पेपर में ये सवाल पूछा होता दोस्त कि इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो x है और इस सर्कल का जो सेंटर है दोस्तों y है, तो आपको ये डिस्टेंस xy निकालना है, ये जवाब दीजिए मुझे। अगर आपसे लेंथ xy पूछा होता कि सर्कल का सेंटर x है, इस सर्कल का सेंटर y है, तो xy कितना होगा, ये जवाब दीजिए मुझे। कौन करके बताएगा? हाँ कुमार, कमेंट देख रहा हूं। मेरे दोस्त आप जानते हो कि कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, भाई यहां पे भी कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा, एक 5 5 5 5 है भाई, ये 5 होगी ना, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो 11 5 ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से समझना है मेरे दोस्त, सभी लोगों को ध्यान से समझना है। ये कैसे निकलेगा? देखिए आप यहां से पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन खींचो और आप यहां से इसको ऐसे मिलाइए। देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 ही है, ये भी 5 है, तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 5 5 10 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 60 माइनस 10 यानी कि 50। ये कितना आएगा दोस्तों? 50। ये लेंथ कितनी आ जाएगी दोस्तों? 50 आ जाएगी। 50 आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे कोई तकलीफ है? ऐसे सवालों में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बना के कंप्लीट करना है। ये टोटल साइड 60 है, ये 5 और 5 10 हो गया, तो ये कितना बचेगा लेंथ? ये 50 बचा, ये भी 50 हो जाएगा। पैरेलल लाइन खींचिए। है भाई दोस्तों, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, तो ये कितना बचा बताओ? है भाई एक बचा। ये लेंथ कितनी बची यहां से यहां तक की? 1। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बची? 1। अरे तुम्हारी समझ में आता है कुछ भी? कुछ भी पल्ले पड़ता है भाई? भाई लोगों, सामने की लेंथ ये 5 है, तो इसके सामने की जस्ट लेंथ ये भी 5 होगी, ये भी 5 है, टोटल 11 है, तो कितना बचा? एक। ये 1 है तो इसके सामने का ये भी 1 आएगा। तो आप बताइए, 1 है, ये 50 है, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? 2500 प्लस 1 2501, और ये क्वेश्चन का आंसर था अंडर 2501। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइएगा दोस्त, सवाल नंबर 30।
साक्षी, किसी इन राइट एंगल ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं? P प्लस बी माइनस एच बटा 2 करके। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, सब कुछ पढ़ा रखा है, करिए जल्दी से। बहुत सुंदर और टेक्निकल सवाल आपके सामने आ चुका है भाई। आपके सामने ट्राइंगल बना इस तरीके से, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बना हुआ है। एक्चुअली जो सर्कल है ट्राइंगल एबीसी का, इन सर्कल ये साइड एबी को टच कर रहा है, साइड बीसी को टच कर रहा है, साइड एसी को टच कर रहा है, और ये एक टेंजेंट खींचेगी इस तरीके से पीक्यू जो सर्कल को टच कर रही है, यहां पे टच कर रही है। आपको दिया यदि एबी की लंबाई 8 है, अगर एबी की लंबाई 8 है, दी एबी 8 है, और एसी की लंबाई 11 है, एसी 11 है, और बीसी 5 है। दोस्तों बीसी की लंबाई 5 है, तो आपसे ट्राइंगल एपीक्यू का पेरीमीटर पूछा है। आपसे ट्राइंगल एपीक्यू का पेरीमीटर पूछा है। दिलीप 11 में से 10 घटाएंगे 1 आता है। आपसे ट्राइंगल एपीक्यू का पेरीमीटर पूछा है। एपीक्यू का पेरीमीटर, एपीक्यू के पेरीमीटर का मतलब आपसे तीनों साइडों का सम पूछा है। एपी प्लस पीक्यू प्लस एक्यू, आपसे यह पूछा गया है। करके बताइए जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। देखिए प्रॉपर्टी वही लगानी है कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। कोई 12 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है, कोई 19 कह रहा है। जरा मुझे बताइए, देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप बताओ ये साइड कितनी है भाई? ए बी कितना है? 8। ये साइड कितनी है? 11 है। तो ए बी से एसी का सम कितना? ये साइड है 8, ये साइड है 11। तो ए बी और एसी का सम कितना है दोस्तों? 11 और 8 19। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस ए बी 8 है, 11 है, दोनों कितनी है? 19। सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है। आप बताओ सर्कल के बाहर से जो इस टेंजेंट की लंबाई है वही इस टेंजेंट की लंबाई है। बोलो जी हाँ, बोलो। ये सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट बी से जो इस टेंजेंट की लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सर्कल के बाहर से जो इस टेंजेंट की लंबाई है, जो इस टेंजेंट की लंबाई है, सेम टू सेम वही इस टेंजेंट की लंबाई है। अरे बोलो, अरे बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसका मतलब ये लेंथ 5 है, ये लेंथ कितनी है? 5। ये लेंथ कितनी है? 5। तो इन दोनों का सम भी 5 है, इन दोनों का सम भी 5 ही है भैया। इस ब्लैक का और इस ग्रीन का जो सम है, मैं इसको नाम दे देता हूं, मैं इसको नाम देता हूं टी, इसको नाम देता हूं यू, इसको नाम देता हूं मैं वी। इन दोनों लेंथ का सम भी 5 है। अगर ये बीसी की लंबाई 5 है तो इन दोनों का सम 5 ही है, 5 ही है। अरे बोलो, अगर मैं लेंथ यहां से हटाता हूं ये और ये, तो मैंने कितना हटा दिया भाई? 5। हमने कितनी लेंथ हटा दी भाई? 5। ये 5 ही तो था, ये इन दोनों का सम 5 ही तो था, 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से सुनेगा, ए बी की लंबाई कितनी है? 8। एसी की लंबाई कितनी है? 11। टोटल हो गया 19। 19 में से मैंने ये हिस्सा हटा दिया 5। 19 में से मैंने कितना हिस्सा हटा दिया? 5। ये साइड कितनी थी? 8। ये साइड कितनी थी? 11। और ये डिलीट कर दिया। कितना डिलीट कर दिया भाई? 5 सेंटीमीटर। तो बचा कितना? 19 माइनस 5, 14 बचा। मतलब ये एयू से एवी का जो सम है भाई, ये एयू से ये जो एवी का जो सम है वो यही है ना, 19 माइनस 5 14 है। और यही सवाल आपका सॉल्व हो गया। आगे कुछ करने की जरूरत है क्या? आपको निकालना है ट्राइंगल एपीक्यू का पेरीमीटर। सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है, जो लंबाई ये है डिट्टो वही लंबाई ये है ना, डिट्टो वही लंबाई ये है ना। सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होते हैं, जो लेंथ ये है वही लंबाई ये है ना। भाई अगर मैं इसको उठा के यहां ले आऊं, इसको उठा के यहां ले आऊं, तो ट्राइंगल एपीक्यू का पेरीमीटर 14 के बराबर ही तो रहा, और ये आंसर है, ये ऑप्शन। अब प्राणु कमेंट देख रहा हूं, बहुत सुंदर एक आसान सवाल था। आप इस सवाल को वर्बली कर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ट्राइंगल एपीक्यू की तीनों साइड का सम कितना जाएगा? 14 सेंटीमीटर, यही आंसर है। आपने कुछ भी नहीं लगाया, बस ये प्रॉपर्टी लगाई है कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट की लंबाई इक्वल होती है। आगे बढ़ जाते हैं, भगवान का नाम लेते हुए बढ़ेंगे सवाल नंबर 31 की तरफ। मुझे ये बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। ये सवाल 2017 मेंस के पेपर में आ रखा है। करिए जल्दी से। 2 तरीके से मैं आपको ये सवाल बताऊंगा। दिए गए चित्र में एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। ये एंगल एसीबी 60 है। ये एंगल एसीबी आपको 60 डिग्री दे रखा है। एंगल एसीबी कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री दे रखा है। इसके अंदर 2 सर्कल खींचे गए भी राइट एंगल के अंदर। छोटे सर्कल की रेडियस 2 है, तो लार्जर सर्कल की रेडियस बताइए। सवाल को बड़ा कर दूं? आएगा भैया कपिल, थोड़ा पेशेंस रखो।
सवाल में दे रखा है कि अगर छोटे सर्कल की रेडियस ये 2 है तो ये बड़े सर्कल की रेडियस ये बताइए कैपिटल आर कितनी होगी। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप किसी एंगल में सर्कल डालते हो तो उन सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होते हैं। उन दोनों सर्कल के सेंटर्स, उन दोनों सर्कल का टचिंग पॉइंट और ये एंगल का कोण, ये सब एक सीधी रेखा में होंगे। तो आप बताओ ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पे टची टची कर रहे हैं, तो ये सब एक सीधी रेखा में होंगे। दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री, ये हाफ ऑफ हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा हाफ ऑफ 30 30। क्लियर है। देखिए जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम, भाई इसकी रेडियस कितनी है 2, भाई इसकी रेडियस कितनी है r, तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम होगी 2 प्लस r। कितनी होगी 2 प्लस r। पहला तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। टेंजेंट रेडियस के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्री का। टेंजेंट रेडियस के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री। आप बताइए सभी लोग 30 60 90 ट्रायंगल पढ़ चुके हो, ये छोटे ट्रायंगल को देखो, छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल देखो, ये 90 है ये 30 है। 30 के सामने 2 है तो 90 के सामने कितना होगा 4। अगर 30 के सामने 2 है तो 90 के सामने कितना होगा, भी 4 आ गई, ये लेंथ 4 आ गई। 30 के सामने 2 है तो 90 के सामने 4 होगा। कितना रेशियो होता है 30 60 90 ट्रायंगल में 1:√3:2 का रेशियो होता है। आप बताओ भैया अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखूं, अगर मैं इस बड़े राइट एंगल को देखूं, बड़े राइट एंगल को देखूं, बड़े राइट एंगल को, बड़े राइट एंगल को, 30 के सामने आर है तो 90 के सामने कितना होगा 2r दुगना। 30 के सामने आर है तो 90 के सामने कितना होगा 2r। बोलो तो बताइए पूरी लेंथ कितनी आ गई, ये यहां से यहां तक की पूरी लेंथ कितनी आ गई बताइए 4 4 प्लस ये 4 और ये 2 प्लस r बराबर किसके आ गया 2r के। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 2 6 सेंटीमीटर और ये आंसर था। तो सवाल का उत्तर 6 है। कौन बेवकूफ 4 बोल रहा है बार बार, किसने बताया रीना तुम्हें। क्लियर, कोई तकलीफ कोई समस्या है इसमें तुम्हें। देखिए और आसान तरीका मैंने तुम्हें ऐसे सवालों को करने का डायरेक्ट शॉर्टकट बताया हुआ है कि जब भी किसी ट्रायंगल में भैया हम सर्कल डाल, जब भी किसी एंगल में हम इस तरीके से सर्कल डालते हैं, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस r2, कब सीखोगे तुम बूढ़े हो जाओगे, बुढ़ा जाओगे तब सीखोगे। ये सब सीधी रेखा में होंगे, ये एंगल बाइसेक्ट होगा, ये थीटा थीटा। तो मोटू सर्कल से छोटू सर्कल की रेडियस का रेशियो r2/r1 कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आपके सामने एक एंगल है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। इसमें एंगल में 2 सर्कल डाले गए, इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस का कोई पता नहीं। ये सभी पॉइंट एक सीधी रेखा में आने वाले स्ट्रेट लाइन। ये एंगल 60 डिग्री है तो आधा आधा हो जाएगा, ये 30 30 डिग्री का। तो आप बताइए एंगल है एसीबी, इसमें 2 सर्कल डाले गए हैं, ये कंसेप्ट आपको पता है। तो बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की रेडियस का रेशियो बराबर 1 प्लस साइन 30 थीटा 30 है, साइन 30 हाफ होता है, 1 प्लस हाफ बटे 1 माइनस हाफ, 3/2 बटे 1/2 कितना हो जाएगा 3। तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा 2 3 6 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे को ये याद भी नहीं रहा होगा, दिमाग में जंग लग जाता है। 30 60 90 ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, बताइए 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। 30 60 90 ट्रायंगल में साइड का रेशियो कितना होता है 1:√3:2। ये देखिए वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन है ये। आगे चलते करके बताइएगा नेक्स्ट सवाल।
देखिए, आपके सामने चित्र दिया गया है, इसमें छोटे सर्कल की रेडियस बतानी है। बहुत सुंदर सवाल है। इस सवाल को करने के सैकड़ों तरीके हैं, पर मेरा तरीका जो सबसे छोटा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड 9, 12, 15 है। तो ये जो बड़ा सर्कल है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल हो गया ना, अंतःवृत्त। ये जो बड़ा सर्कल है, ये तीनों साइडों को टच कर रहा है। 9, 12, 15 मतलब इन रेडियस कितनी आ जाएगी? बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आ गई भाई? 3 आ गई ना इसकी। तो 3, 4, 5 इन रेडियस 1, 9, 12, 15 इन रेडियस 3, 3 गुना हो गया ना। अब भैया अगर किसी ट्रायंगल की साइड 9, 12, 15 तो इन रेडियस कितनी आ जाएगी? 3, 3 आ गई। तो मुझे छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी, स्मॉल आर। कैसे करेंगे? ये मिलाइए। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। बोलो, ये थीटा थीटा हाफ हाफ हो जाएगा ना, है भाई। तो हमें पता है कि अगर मैं छोटे सर्कल से मोटे सर्कल की रेडियस का रेशियो लूंगा, क्योंकि मैंने इस बार छोटा ऊपर कर दिया है, तो ये रिवर्स लिख दूंगा ना, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अरे कम से कम इतना तो बुद्धि में जाता होगा तुम्हारे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, है भाई। छोटू आर निकालना है तो छोटू बटा मोटू बराबर, मैंने इसको उल्टा कर दिया ना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अरे ठीक है, तो हमारे जीवन का मकसद केवल ये साइन थीटा निकालना है। अगर ये साइन थीटा निकल गया तो सवाल सॉल्व। अब साइन थीटा कैसे निकालें? बड़ी तकलीफ है भाई। आप बताओ यार, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो खुला राज है, खुला राज है भाई। ये साइन कॉस बने ही राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हैं। बड़े राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर को देखो, ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल 2 थीटा है। तो यहां से कॉस निकाल लोगे, कॉस 2 थीटा। अबे कॉस 2 थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। ये एंगल कितना है? 2 थीटा है। बेस कितना है इस एंगल के लिए? 12। और हाइपोटेनस कितना है जी? 15। 12 बटे 15 यानी कि 4 बटे 5। कितना आएगा? 4 बटे 5। कॉस 2 थीटा आ जाएगा 4 बटे 5। दीपक रीना पढ़ के आओ, राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस कैसे निकालते? पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। कॉस 2 थीटा 4 बटे 5 है। अपने को तो साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा रे कॉस 2 थीटा होता क्या है? कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये 4 बटे 5 है। 1 माइनस 4 बटे 5 1 बटे 5, 1 बटे 5 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 बटे 10। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 बटे अंडर रूट 10, 1 अपॉन अंडर रूट 10। क्लियर है? और भी छोटा कर सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से कर लेते। अभी अगर ये 3 है, कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। ये 3 है, ये भी 3 होगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ये कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। ये 12 है दोस्तों, ये 12 है, तो कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। ये 3 है, ये 9 है। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा भाई? 3 रूट 10। 81 और 9 90, 3 रूट 10। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा कितना आएगा? लंब बटे कर्ण, तो 3 अपॉन 3 रूट 10, 3 अपॉन 3 रूट 10, यानी कि 1 बटा रूट 10। तो तरीके निकालने के सैकड़ों है, आदमी को रास्ता आना चाहिए बस। साइन थीटा 1 बटे अंडर रूट 10। अरे क्लियर है? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बस यहां पर रख दीजिए, साइन थीटा जी आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 10, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10, 1 अपॉन अंडर रूट 10। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और यहां से रेशनलाइजेशन कर लेंगे, रूट 10 माइनस 1 अपॉन रूट 10 प्लस 1। ये सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है दोस्त? वही क्या मित्र, लेकिन आंसर रेशलाइज करके दे रखा है, तो ऊपर नीचे रूट 10 माइनस 1 से गुणा कर लेंगे ना, तो ये रूट 10 माइनस 1 रूट 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे रूट 10 प्लस 1 रूट 10 माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 माइनस 1 9, 3 से 9 3 बार कट जाएगा। रूट 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? 11 माइनस 2 रूट 10, 11 माइनस 2 रूट 10 बटे 3 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। इतना बेहतरीन, इतना शानदार सवाल है, ये बिल्कुल निकाल सकते हैं दीक्षा। टेन थीटा पता है तो साइन थीटा आ जाएगा, ए ऑप्शन। अरे दो तरीके बता दिए यार, साइन थीटा निकालने के लिए दो तरीके बता दिए। कॉस 2 थीटा से निकाल लो, या इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल ली। लंब है, ये कर्ण है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, 3 और ये 3 रूट 10। साइन थीटा आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 10। यहां पर रख लीजिए 1 बटे अंडर रूट 10 और रेशलाइज कर लीजिए। साहिल कह रहे कॉस 2 क्या? साहिल कॉस 2 थीटा से साइन थीटा निकालना आसान होता है। कॉस 2 थीटा के अगर फॉर्मूले पता होते तो तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो कहां से निकालना आसान रहेगा cos 2 थीटा से। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 33। करे बहुत सुंदर सवाल है ये। सवाल 2017 मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है और एक जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, करके बताइए। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की साइड कितनी है भाई, इस स्क्वायर की साइड है 20। ये वर्ग है, वर्ग के अंदर सर्कल खींचा गया है, सर्कल का सेंटर O1 है, स्क्वायर की साइड दी है 20। एस आर इज एक्सटेंड टू पॉइंट टी, एस आर को आगे बढ़ाया गया है पॉइंट टी तक, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ क्यूटी इज 25, क्यूटी की लंबाई 25 दे रखी है, क्यूटी की लंबाई 25 है। तो आपसे पूछा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा भाई क्यू आर टी, ये राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल खींचा है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल खींचा है। तो ये इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी O1 O2 की वैल्यू आपको निकालनी है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या होगी ये सवाल है, समझ में आ गया सभी को। बड़ा कर देते हैं भाई दोस्तों, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 है, ये साइड भी 20 होगी, ये साइड कितनी है दोस्तों 25। आपको निकालना है O1 O2, करके बताइए मेरे दोस्तों। अगर ये 20 है 25 है तो ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 15 है भाई, 15, ठीक है ना। 15 20 25, 3 4 5 का 5 गुना है भाई। 3 4 5 ट्राइंगल हो तो उसकी रेडियस 1 होती है, हम 5 गुना कर दें, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 25 25, तो रेडियस भी 5 गुना 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, सब पढ़ाया हुआ है। तो इस वाले इन सर्कल की रेडियस कितनी है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 5, ये 5 है। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, देखिए स्क्वायर की साइड 20 है, तो ये इस सर्कल का डायमीटर भी कितना हो गया, डायमीटर हो गया सर्कल का भाई, जो स्क्वायर की साइड है 20 वही सर्कल का डायमीटर भी है 20। जो वर्ग की भुजा है 20 सेंटीमीटर वही जो है इसका व्यास है वृत्त का 20। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपको इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, O1 O2 निकालना है। O1 O2 बताइए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर दोनों को जोड़ दो 10 5 15 आ जाएगा। अरे यार ध्यान सुनेगा, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होते, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते तो सेंटर के बीच की दूरी हो जाती रेडियस का सम 10 5 15। पर यहां ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे भाई, ये लाइन क्यू आर है, ये लाइन क्यू आर है, ये दोनों सर्कल इस लाइन क्यू आर को टच कर रहे हैं। ये सर्कल ऐसे है भाई, और दोस्तों ये वाला सर्कल ऐसे, ये दोनों सर्कल आपस में कोई टच नहीं कर रहे, दोनों सर्कल हाँ लाइन क्यू आर को टच कर रहे हैं, वो भी अलग अलग पॉइंट पे। ये दोनों सर्कल लाइन क्यू आर को टच कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। तो आपको सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालोगे, जब भी ऐसा सवाल आता है आप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाई करते हो। राइट एंगल ट्राइंगल भाई यहां से ना है, यहां से ना एक पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल लाइन खींचो भाई, ये 5 है तो ये भी 5 होगा ना, सर्कल की रेडियस 5 है भाई। यहां से पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल 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 जो जाके 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगी, 90 डिग्री के भाई। ये 5 है तो ये कितना होगा, ये लेंथ भी कितनी होगी 5 होगी ना, ये लेंथ भी कितनी होगी 5 होगी। अब ये 5 है तो ये भी कितना बचा दोस्तों 5 बचा ना, ये भी कितना बचा 5। आप बोलोगे जी सर 5 बचा, सही है। आप बताइए भाई इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो टोटल 10 है, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है ना ये टोटल 10 है, तो ये भी तो 10 आ गया ना, ये भी तो लेंथ 10 आ गया ना, इसके बराबर 10, ये 10 है ये 5 है, तो ये टोटल कितना आएगा जी 15, 5 गुणा 3 15 हो गया ना जी, 5 गुणा 3 5 इंटू 3, ये कितना जी 5 गुणा 1। तो पाइथागोरस लगा के ये नहीं आ जाएगा, ये 5 गुणा 1 है, ये 5 गुणा 3 है, तो 5 तो आएगा ही आएगा। 1 और 3 का ट्रिपलेट 1 + 9 √10, 5 √10। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। पंकज ये 10 है, सेंटर से परिधि तक की दूरी ये 10 है, उसके सामने की बिल्कुल ये दूरी भी 10 होगी। अरे ठीक है ना, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, है भाई।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आ चुका है, सवाल नंबर 34। जितने मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कोई नहीं कराएगा, करिए जल्दी से फटाफट। गिरधारी भैया सब बच्चों को समझ आ गया है। 15 यार, ऐसे सड़े हुए बालक हैं यार। भैया ये लेंथ 5 है, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे, जस्ट पैरेलल 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 पैरेलल, तो ये भी 5 होगी ना। ये लेंथ 5 है भाई, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे पैरेलल, ये पैरेलल है तो ये लेंथ भी 5 ही बनेगी ना, एक जैसी। इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारे अंदर। ये 5 है, आपने बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन खींच रही है, 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलेगी। ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो यार ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ये पूरी रेडियस 10 है, तो ये कितना बचा जी? ये 5 बचा। अब मुझे ये लेंथ निकालना है। ये आप बताओ, इस सर्कल की रेडियस ये 10 है, ये लेंथ 10 है तो ये भी 10 होगी। ये छोटू सर्कल की रेडियस 5 है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है बेवकूफो, ये 5। तो टोटल हो गया 5 10 15। 15 का मतलब 5 तिया 15, 5 एकम 5, पाइथागोरस लगाओ। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बड़े सर्कल का एरिया 1422 है, छोटे सर्कल का एरिया बताना है, तो छोटे सर्कल का एरिया आ जाएगा भाई 1422/9। 1422/9, 9 एकम 9, 5 2 है भाई, 9 पंजे 45, 7 8 9 72, 158, 158। ये सवाल का उत्तर आ गया 1 सेकंड। वेरी गुड रोमिल। ये सवाल CHSL 2016 के पेपर का पूछा हुआ है। कैसे आया मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, देखिए ध्यान से। इन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं आपके सामने कंसेप्ट लिख रहा हूं, ये केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही ट्रू है। ठीक है दोस्त, केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। देखिए दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बनाता हूं इस तरीके से, मेरी बातों को ढंग से समझिएगा दोस्तों प्यारे भाइयों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होने का मतलब है इसकी तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है 60-60 डिग्री के, 60-60 डिग्री के। अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल खींचता हूं, ये इन सर्कल हो गया। मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये इन सर्कल खींचता हूं, ये इन सर्कल हो गया। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, इन सर्कल हो गया। अब यहां पे स्पेस बच गया, ये स्पेस बच गया, ये स्पेस बच गया, ये स्पेस बच गया, सेम ही स्पेस है, कोई फर्क नहीं है। अब कहीं भी स्पेस में अगर मैं एक छोटू सर्कल और खींच दूं, ये छोटू सर्कल, तो ये छोटू सर्कल हो गया। तो आपके सामने छोटू सर्कल आ गया, मोटू सर्कल आ गया। तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस को हम कहते हैं कि स्मॉल आर है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। और लार्जर सर्कल की रेडियस को हम कहते हैं कैपिटल आर है। तो हमेशा स्मॉलर सर्कल से लार्जर सर्कल की रेडियस का रेशियो 1/3 होगा। स्मॉलर सर्कल से लार्जर सर्कल की रेडियस का रेशियो 1/3 होगा। स्मॉलर सर्कल से लार्जर सर्कल की रेडियस का रेशियो विल ऑलवेज बी 1/3। कैसे? अगर ये तुम्हारा एक एंगल है, ये इन दोनों सर्कल के सेंटर्स हैं दोस्तों, ये टचिंग पॉइंट है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा में होंगे, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी, है भाई। ठीक है, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 है तो हाफ ऑफ बाइसेक्ट करेगा ना दोस्तों, 30-30 डिग्री, 30-30 डिग्री बाइसेक्ट करेगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये हमने पढ़ाया हुआ है कि अगर किसी भी एंगल में इस तरीके से सर्कल डाले जाते हैं तो बड़े सर्कल से लार्जर सर्कल की रेडियस का रेशियो इस कैपिटल आर बटे स्मॉल आर 1 + sin30, sin30 हाफ होता है, अपॉन 1 - sin30, 1 + sin30 अपॉन 1 - sin30, 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3/1, 3/1। ठीक है ना। तो बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की रेडियस का रेशियो कितना होगा? हमेशा 3:1 होगा। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम? मोनी समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, ये लार्जर सर्कल और स्मॉलर सर्कल की रेडियस का रेशियो 3:1 होगा। देखिए किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर पे। अगर रेडियस का रेशियो 3:1 है तो बड़े सर्कल और छोटे सर्कल, बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा दोस्तों? व्हाट विल बी द एरिया रेशियो? तो एरिया जो होगा वो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर होगा। एरिया जो होगा बड़े सर्कल छोटे सर्कल में रेडियस के रेशियो का स्क्वायर 9:1, 9:1, 9:1। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि अगर बड़े सर्कल का एरिया 9 है तो छोटे सर्कल का एरिया 1 होगा। अरे ठीक है, क्या इसमें कोई तकलीफ है? कहां बताया था दिलीप? पगला गए हो तुम, कुछ भी बोलते हो। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आती है? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है ना? रणवीर, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया अपनी तरफ से ऊटपटांग सवाल, ये 2016 सीएचएसएल का सवाल है, 4 साल पुराना 10th लेवल का पूछा हुआ क्वेश्चन। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन एज इट इज। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? देखिए हो सकता है पेपर में आगे ऐसे सवाल आ जाए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपने सर्कल खींचा, ये सर्कल खींचा, ये सर्कल खींचा, ये सर्कल खींचा, आगे ऐसे अनंत सर्कल खींचे जा सकते हैं। इन सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो रेडियस हमेशा 1/3 होती जाती है। अगर मैं कहता हूं बाहर वाले सर्कल की रेडियस 3 है, अगर इसकी रेडियस 3 है, 3, तो भैया उसके ऊपर वाले की क्या होगी? 1, फिर उसके ऊपर वाले की 1/3, फिर उसके ऊपर वाले की 1/3, 1/9, फिर 1/9 का 1/3, 1/27। तो रेडियस जो है इस ऑर्डर में बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे रेडियस क्या होती जाएगी? सर्कल की रेडियस 1/3 होती जाएगी। सचिन भाई पढ़ के आया करो, क्लियर है? इसकी 3 है, इसकी 1 है, फिर उसकी 1/3 है, फिर उसकी 1/9 है। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई? अरे समझ में आया कैसे? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35 बताइए। तंग आ चुका हूं तुमसे मैं एकदम पूरी तरीके से। ये होगी दिए गए चित्र में एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। आपके सामने चित्र है जिसमें एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 है। अब उस स्क्वायर में ऐसे साइड एडी पर कोई पॉइंट ई ले लिया है, आपने सी से ई को मिला दिया, यहां पे ये आपने सर्कल अंदर खींच दिया, यहां पे ये सर्कल आपने अंदर खींच दिया। अगर छोटे सर्कल की रेडियस 3 है तो बड़े सर्कल की रेडियस बतानी है। चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। सवाल में यह दिया है दोस्तों कि अगर इस छोटे सर्कल की रेडियस 3 है, छोटे सर्कल की रेडियस 3, तो इस बड़े सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगी? इस बड़े सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगी? स्क्वायर की साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, करके बताइए। क्या अवधेश? देखो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या है, फिर आप अगले सवाल में खुद से दिमाग लगाना, आपकी बुद्धि खुलेगी। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए, आप समझ लेना, मैं बता रहा हूं हर एक केस के लिए, जब भी ऐसा सवाल आए ढंग से समझना। ये जो छोटा सर्कल है ये राइट एंगल ट्राइंगल ईडीसी का इन सर्कल है। तो ये साइड कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इस साइड कितनी दे रखी है जी? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया बात है, इस साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 12 दे रखा है। ये जो है ये बड़े सर्कल की रेडियस निकाले, ये क्या है यार?
तो आप ज्यादा परेशान ना हो भाई, है तो ये एंगल भी 90 है ना, है तो ये एंगल भी 90 है ना, तो आप ज्यादा परेशान ना हुआ करो, इसको आगे बढ़ा लो, इसको ना आगे बढ़ा के राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, इसको आगे बढ़ा के राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। अब सवाल खत्म ही हो गया। ये जो सर्कल है ये राइट एंगल ट्रायंगल ईडीसी का, ये ट्रायंगल ईडीसी का इन सर्कल है। ये जो छुटका है ये ट्रायंगल ईडीसी का इन सर्कल है, ट्रायंगल ईडीसी का। ये जो मुटका ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल एफ बी सी का, बड़के वाले का एफ बी सी का इन सर्कल है। देखो ये बड़े ट्रायंगल एफ बी सी की तीनों साइड को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तीसरी को टच कर रहा है। समझ में आया? और यहां ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है। ये वाला ट्रायंगल ईडीसी और ये वाला ट्रायंगल एफ बी सी दोनों सिमिलर है भाई। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई। ये दोनों लाइन डीसी और बी एफ पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा है, ये थीटा है, अल्टरनेट एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अभी इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा और इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा। सिमिलर हो गए कि सिमिलर है? बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मुझे छोटे बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। छोटे बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाए सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई यहां थीटा के सामने ये पता है साइड 12 है, यहां थीटा के सामने की साइड का पता नहीं है। ये करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 होगा। अगर ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर 9 सेंटीमीटर आ गया। सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती हैं। इस सर्कल है, इसके बाहर से टेंजेंट 9 है, तो इसके बाहर से टेंजेंट यहां से यहां तक की ये भी तो 9 ही होगी, ये भी तो 9 सेंटीमीटर ही होगी। अरे बोलो, बुढ़ापे में बोलोगे क्या? ये 9 सेंटीमीटर होगी। सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होते हैं भाई। ये जो है, जो ये लंबाई है वही लंबाई ये है, जो लंबाई ये है, अगर ये एक्स है तो ये भी तो एक्स है, दोनों सेम ही है ना सर्कल के बाहर से। या तो पाइथागोरस करके निकालो, या तो पाइथागोरस करके निकालो भाई साहब कि ये साइड जो है तुम्हारी, कि ये साइड पूरी 12 सेंटीमीटर है। अब ये 9 प्लस एक्स है, 3 प्लस एक्स है। अभी कि एक साइड 12 है, एक 3 प्लस एक्स है और एक 9 प्लस एक्स है। या तो पाइथागोरस करके निकालो या फिर हिट एंड ट्रायल से अंदाजा लगा लो, यार ये 3 आ रही है, ये 12 है? मुझे पता है 3 4 5 इन रेडियस 1 होती है, तो मैं 3 गुना करूंगा तो 9 12 15। 9 कहीं 9 12 15 ट्रायंगल तो नहीं यार, 3 4 5 ट्रायंगल की रेडियस 1 होती है और 9 12 15 की आएगी 3। यहां 9 12 15 पढ़ के आए पिछले लेक्चर, तभी बुद्धि में घुसेगा। 9 12 15, एक साइड तो 12 ये दे रखी है 12। अरे कहीं ससरा 9 तो नहीं? अगर ये 9 है तो ये 6 होगा, फिर 6 और 3 9, 6 और 3 9, ये भी 6 होगा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 9 और 6 15, 6 और 3 9, ये 12, 12 9 15 सेटिस्फाई कर गया। ये तो सेटिस्फाई कर गया यार, मजा आ गया, तो सेटिस्फाई कर गया। बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर सेटिस्फाई कर गया, 9 12 15 हैं। आप बताओ छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने की साइड कितनी है? ये साइड 9 आ गई, 6 और 3 9। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 9 है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 12 है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9 अनुपात 12 है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो छोटे बड़े ट्रायंगल में 9 12 है, 3 4। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 4 है, तो रेडियस का रेशियो भी 3 4 होगा। भाई छोटे ट्रायंगल की इन रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 3 यूनिट का मतलब 3, तो बड़े ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। ये उत्तर है। रोमिल भाई वेरी गुड यार, यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट फ्यूचर, भगवान करे तुम्हें 40 नौकरी लगे। सीखो रोमिल से, कुछ सीखो हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। रघु कह रहे रोमिल का ही नाम लेते हो सर, तो तुमने नाम लेने लायक कोई काम किया है? बताओ, एक भी सवाल का उत्तर देते हो तुम? कैसे आया करने के अलावा? वो भी तो बालक है, तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा है, वो फटाफट आंसर देता है, एक बार में समझ जाता है?
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 36, कौन करके बताएगा इस सवाल को जल्दी से। आया किसी का? दिए गए चित्र में एबीसीडी एक बढ़िया आयत है। आप बोलोगे जी सर बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। एडी की लंबाई 20 है, एडी की जो लंबाई है दोस्तों वो 20 है, एबी 15 है, ये एबी 15 है, ओके। सीई 12 है, सीई दोस्तों 12 है। अभी तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो कितना हो जाएगा 8। 12 8 20 होता है। तो आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछे कि इस सर्कल की रेडियस बताओ, करिए जरा करिए मेरे टिकाऊ दोस्त। मेरे प्यारे भाई आप इसको आगे बढ़ा लीजिए एफ। तो एक्चुअली में ये जो सर्कल है ये राइट एंगल ट्रायंगल एफ डी ए का इन सर्कल हो गया ना, ये इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल एफ डी ए का इन सर्कल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक ही साइड पता है, बाकी दो साइड निकालनी पड़ेंगी तब सॉल्व होगा। लेकिन यहां ध्यान रखना है छोटे मोटे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये साइड 8 है, ये 15 है, तो ये कितना आ जाएगा 17 है भाई। मैं कहता हूं कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है भाई, ये 90 है तो यहां ये भी 90 है भाई दोस्तों। ये इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल है, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये है, तो यहां छोटे मोटे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। भाई मुझे तो छोटे ट्रायंगल की तीनों साइड पता है ना, 8 15 17। आप बताओ बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 20 है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 20 है, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 8 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना बना है 20:8, यानी कि 5:2। क्या बना है 5:2। बोलो जी हाँ। बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 20 है, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 8 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:2 है भाई। तो दोनों सर्कल की इन रेडियस का रेशियो भी 5:2 होगा ना, इन रेडियस का रेशियो भी होगा भाई। 8 15 17 है तो इसके इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, 8 15 17 क्या होगी 3 सेंटीमीटर। अबे P + B - H/2 नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, कल ही तो बताया था बेवकूफ हो है। इसकी रेडियस क्या होगी 3, तो छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े की ये कितने गुना है 1.5 गुना, तो बड़े की भी 1.5 गुना होगी 15 7.5 सेंटीमीटर। ये आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है। सौरभ पाइथागोरन ट्रिपलेट है 8 15 17। क्लियर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी? वेरी गुड रितेश। चलिए और इसी के साथ आपका एक चैप्टर खत्म होता है इन सेंटर।
पता कैसा लगा आपको? मैंने टोटल आपको इसमें 35 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। मजा आया इन सर्कल इन सेंटर पढ़ के? कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई तुम्हारे? है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, सरकम सेंटर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए दोस्तों, सरकम सेंटर है भाई। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसे परिकेंद्र। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल टॉपिक है, ढंग से पढ़ना। क्या होता है सरकम सेंटर, क्या इसका मीनिंग है, सब बताएंगे। देखिए अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से सुनेगा, ट्रायंगल ए बी सी। दुनिया के हर ट्रायंगल के लिए, दुनिया के हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल संभव है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होकर गुजरे। उस सर्कल को ट्रायंगल का सरकम सर्कल कहते हैं। हर ट्रायंगल के लिए, चाहे वो किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा सर्कल जरूर होगा और केवल एक ही सर्कल होगा। ओनली वन सर्कल ऐसा पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरे। उसी सर्कल को ट्रायंगल का सरकम सर्कल कहते हैं। जैसे कि यहां पे ट्रायंगल एबीसी है, तो ये सर्कल इस तरीके से है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, वर्टेक्स ए से भी गुजर रहा है, बी से भी गुजर रहा है और सी से भी गुजर रहा है। तो ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल। हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसे परिव्रत। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सरकम सर्कल का सेंटर ही, इस सरकम सर्कल का सेंटर ही सरकम सेंटर कहलाता है। इस सर्कल का सेंटर ही, इस सर्कल का सेंटर ही दोस्तों सरकम सेंटर कहलाता है। क्लियर है? कोई तकलीफ, कोई परेशानी, क्या इसमें कोई डाउट है? हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरे। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? और उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रायंगल का सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का सेंटर ही सरकम सेंटर कहलाता है। ऑब्टूस ट्रायंगल में कैसे होगा राहुल? ये ऑब्टूस ट्रायंगल है दोस्त, ऑब्टूस ट्रायंगल। ऑब्टूस ट्रायंगल का सरकम कैसे होगा? तो ऐसे होगा, देख रहे हैं? ऑब्टूस ट्रायंगल है तो इस ऑब्टूस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट जो इस सर्कल की परिधि पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे क्या? राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल का भी सरकम सर्कल होगा इस तरीके से, और एक्यूट का तो दिख ही रहा है। अरे दिक्कत, कोई तकलीफ? कपिल कह रहे हैं ओ से डिनोट क्यों करते हैं? कपिल तुम्हें कपिल ही क्यों बोलते हैं, पकीला क्यों नहीं बोलते? ठीक है, हमारी मर्जी, हमारा राज चल रहा है, जो चाहे करें। क्लियर है? सबको समझ में आया? बोलिए। तो ये तुम्हारा हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरे। वो होता है दोस्तों ट्रायंगल का सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का सेंटर ही सरकम सेंटर कहलाता है। अब बताओ, किसी भी सर्कल में सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है, त्रिज्या। अरे रेडियस होती है, ये फिक्स होती है रेडियस, है भाई। प्रकार में ऐसे दूरी भर के घुमाई जाती है भाई। तो आप बताओ, ये सर्कल का सेंटर है भाई, सेंटर। सेंटर से ये वर्टेक्स है, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी क्या हो जाएगी? इस सर्कल की रेडियस, सरकम रेडियस। सरकम सर्कल की रेडियस को, सरकम सर्कल की रेडियस को अपन लोग क्या कहते हैं? सरकम रेडियस। इसी सरकम सर्कल की रेडियस को क्या कहते हैं? सरकम रेडियस कहते हैं, हिंदी में परित्रिज्या। सरकम सर्कल की रेडियस को क्या कहते हैं? सरकम रेडियस कहते हैं, परित्रिज्या। तो यार ये भी सर्कल की रेडियस है दोस्तों, ये भी सर्कल की रेडियस है। और मेरे प्यारे भाई सेंटर से वर्टेक्स की दूरी ये भी सरकम रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई ओबी की है वही ओए की है, वही ओसी की है। तो कंसेप्ट बहुत मायने रखता है कि ओए बराबर ओबी बराबर ओसी बराबर कैपिटल आर। क्लियर है? कोई तकलीफ? तो सबसे पहली थ्योरी आती है कि किसी ट्रायंगल की
किसी ट्राइंगल के सरकम सर्कल का सेंटर ही, किसी ट्राइंगल के सरकम सर्कल का सेंटर ही सरकम सेंटर होता है। किसी भी त्रिभुज के सरकम सर्कल का सेंटर ही सरकम सेंटर होता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि ये ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, तो इस सरकम सेंटर की वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर है, यानी कि सरकम सेंटर ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से इक्वल दूरी पर होता है। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट, सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट, circumcenter is equidistant from all three vertices of triangle, from all three vertices of triangle। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। सरकम सेंटर जो है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स ए, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और वही इक्वल डिस्टेंस क्या होला कहलाती है? सरकम सर्कल की रेडियस, सरकम रेडियस। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अरे यार, इन सेंटर क्या होता था? इन सर्कल का सेंटर, और इन सेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होती थी, लेकिन सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। सरकम सेंटर की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनता था, लेकिन ये जो है सरकम सेंटर, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ट्राइंगल के अंदर हो। सरकम सेंटर में लाई, सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। सरकम सेंटर में लाई इनसाइड, आउटसाइड, और ऑन दी ट्राइंगल। सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में उसके ऊपर होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में बाहर होगा। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सरकम सेंटर तो यहां अंदर दिख रहा है ना, यहां पे ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पेशेंस रखिए अभी। लेकिन इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होता था, कभी बाहर नहीं हो सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर जैसे इन सेंटर कैसे बनता है? जहां पे ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिलते थे, वो इन सेंटर बनता है। अब ये सरकम सेंटर कैसे बनेगा? हमको कैसे पता लगेगा कि इस ट्राइंगल के सरकम सेंटर की पोजीशन कहां है? तो ट्राइंगल की कितनी साइड होती है जी? 3 साइड होती है। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे, क्लियर है? कैसे मंदबुद्धि वालों को यार, कुछ नहीं पल्ले पड़ सकते तुम्हारे। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां पे मिलेंगे, वही उस ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। बात समझ में आई? सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, circum center is the intersection of all three of perpendicular bisectors of all 3 sides of triangle। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पे जाके काटते हैं, वो पॉइंट ही ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? त्रिभुज की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे जाके काटते हैं, वो पॉइंट ही ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। त्रिभुज की तीनों साइड्स के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पे जाके काटते हैं, वो पॉइंट ही ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। सबसे पहले आपको समझना होगा, ये चारों बातें समझ में आ गई? ये चारों बातें समझ में आ गई? सबसे पहली बात तो दुनिया के हर ट्राइंगल के लिए केवल एक ऐसा यूनिक सर्कल है, सब प्रूफ करूंगा। भैया पहले थोड़ा पेशेंस तो रखो, ये तो डेफिनेशन लिखवाई है मैंने। ट्राइंगल के
हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरे, वो होता है ट्राइंगल का सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का सेंटर ही सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी इक्वल होती है, वो होती है सरकम रेडियस। क्लियर है? सरकम सर्कल की रेडियस को हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं। सरकम सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सरकम सेंटर जो है वो ट्राइंगल के शेप पे डिपेंड करेगा। अगर ट्राइंगल एक्यूट है तो सरकम सेंटर अंदर होगा, अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो सरकम सेंटर ट्राइंगल के ऊपर होगा, अगर ट्राइंगल ऑब्टूस है तो सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा। ये बातें मैं प्रूफ करके बताऊंगा डिटेल में, थोड़ा पेशेंस रखो, फिर रखो, फूंक दूंगा तुम्हें। चौथा पॉइंट, सरकम सेंटर बनता कैसे है? त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे, तीनों एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे और जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट जो है ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा। क्लियर? कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है इनस्क्राइब ग्रीस अंदर, सर्कमस्क्राइब बाहर। सबसे पहले आप बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जैसे साइड ए बी है, साइड ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? हर क्वेश्चन चेंज कर देते, नहीं बन पाता तो साहिल पेपर में हर क्वेश्चन सेम आएगा क्या? हर क्वेश्चन अलग आएगा। अब मैं तुम्हें एक सवाल के तो एक टाइप के तो 35 सवाल कराऊंगा नहीं, 35 सवाल कराने, 35 के 35 अलग अलग ही होंगे। तुम्हारी समझ में आए तो तुम ठीक हो, नहीं समझ में आए तो थोड़ी बुद्धि कम है। ये तुम्हारा एक साइड है, साइड ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसी लाइन जो ए बी पे परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी करे। ये जो है ये पॉइंट सी है, एसी की जो लंबाई है बीसी के बराबर है, ठीक है ना? तो ये जो लाइन हो गई, यही लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैं तुम्हें 10वीं बार बता रहा हूं ये बात है भाई, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो 100वीं बार भी बताओ रहोगे तो गदाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये साइड ए बी है। एक ऐसी लाइन खींचो जो इसके दो बराबर टुकड़े कर दे और इस साइड पर परपेंडिकुलर भी हो, वही लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। क्लियर है? आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लो, आप अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लो, एनी पॉइंट। इस पॉइंट पी से आप ए को मिलाइए और पॉइंट पी से बी को मिलाइए। दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, दोनों के दोनों सर्वांग सम होंगे। भाई कैसे? एसी बीसी के बराबर है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों में साइड पीसी कॉमन है, दोनों में साइड पीसी कॉमन है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? तो आप बोलोगे हां जी सर, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो जो 90 के सामने पी ए है तो यहां 90 के सामने पी बी है, ये भी इक्वल होगा। जो लंबाई पी ए की है वही लंबाई पी बी की होगी। बोलो तो क्या तुम्हारी बुद्धि में ये आ रहा है कि अगर आप किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट पी, वो ए और बी लाइन के एंड पॉइंट से, लाइन के अंतिम बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगा। जो डिस्टेंस पी की ए से होगी सेम वही डिस्टेंस पी की बी से होगी। ये बात समझ में आई? क्लियर? कोई तकलीफ? अब ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड बीसी है। भाई सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही क्यों बनता है समझना। ये साइड बीसी है, साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। मैंने साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, भाई ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पॉइंट डी हो गया। जो लंबाई बीडी की है वही लंबाई डीसी की है, साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये साइड एसी है, मैंने साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा इस तरीके से, इस तरीके से। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे मिल रहे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे मिल रहे हैं। आप बताओ ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ की वर्टेक्स बी,
इस पॉइंट ओ की वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से डिस्टेंस इक्वल होगी। ओ की वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से डिस्टेंस इक्वल होगी, बोलो हां भाई। जो लंबाई ओबी की होगी, जो लंबाई ओबी की होगी, सेम वही लंबाई आपकी ओसी की भी होगी। जो लंबाई ओबी की होगी वही लंबाई एसी की भी होगी। जो ओबी की लंबाई होगी वही ओसी की भी लंबाई होगी। अरे बोलो। साइड बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट ओ है, तो जो लंबाई ओबी की होगी वही लंबाई ओसी की होगी। ये साइड एसी है, साइड एसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट ओ है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ की जो सी से डिस्टेंस है वही ए से डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस सी से होगी वही डिस्टेंस ए से होगी, है भाई। इसका मतलब जो ओसी है वही ओए है, जो ओसी है वही ओए है, तो तीनों बराबर आ गया। जो लंबाई ओबी की है वही लंबाई ओसी की है, वही लंबाई ओए की है। तीनों की लंबाई इक्वल आ गई, तीनों की लंबाई इक्वल आ गई। अरे बोल दो तीनों की लंबाई इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। अब बताओ सर्कल, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, इसे तीन लंबाई दे रखी है भाई, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों लेंथ इक्वल इक्वल है। तो आप बताइए सर्कल खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? सर्कल खींचने के लिए 4 पॉइंट चाहिए। तो यहां पे प्रकार की नोक रखो, यहां पे प्रकार की नोक रखो और इतनी रेडियस भरो प्रकार में और ऐसे सर्कल खींच दो, तो सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो आप पॉइंटों पे प्रकार की नोक रखिए और इतनी रेडियस भरिए और इस तरीके से आप एक सर्कल पूरा ड्रॉ कर सकते हैं और एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल बनेगा। बात समझ में आई? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? हाँ वीरा बाबू 4 पॉइंट चाहिए, 3 तो अलग अलग होंगे, एक फिक्स पॉइंट होगा। तो इसलिए सर्कम सेंटर खींचने के लिए, सर्कम सर्कल खींचने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है ना दोस्तों। ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना दोस्तों, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल बाइसेक्टर यहां पे काट रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? जिसको ना समझना हो इस ईट से सिर्फ फोड़ दो अपना, मंदबुद्धि कहीं की। ये ए बी है। अब एक बात और, तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, त्रिभुज की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से होकर जाने चाहिए। अभी अगर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड बीसी का और साइड एसी का इस पॉइंट ओ से जा रहे हैं, तो तीसरा भी तो इसी पॉइंट से जाना चाहिए, तीसरा भी इसी पॉइंट से जाना चाहिए। मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि तीसरा भी इसी पॉइंट से जाएगा। भाई ये साइड ए बी है, ये साइड ए बी है। मैंने माना कि साइड ए बी का पॉइंट, साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ है। मैं मानता हूं कि साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ है, माना साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ है, तो एफ से ओ को मिलाओ, एफ से ओ को मिलाओ, ये हमने एफ से ओ को मिला लिया, ये मैंने एफ से ओ को मिला लिया। आपके सामने दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए एफ ओ, ट्रायंगल ए एफ ओ और ट्रायंगल बी एफ ओ। कैसे हैं ये दोनों ट्रायंगल? अगर आप दोनों ट्रायंगल को देखो भाई, ये मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है, क्लियर है कि नहीं? ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है, ओ एफ दोनों में कॉमन है। तो ऐसे से साइड 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 की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए। भाई एफ मिड पॉइंट है, जो ए एफ की लंबाई है वही बी एफ की लंबाई है, जो ओ ए है वही ओ बी है, ओ एफ दोनों में कॉमन है। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम हो गए तो आप बताओ भैया, या कैपिटल आर के सामने ये जो एंगल है, सेम एंगल कैपिटल आर के सामने ये वाला होना चाहिए। ये तो सीधी रेखा है, मतलब सम 180 होगा, तो ये दोनों एंगल 90-90 डिग्री के आगे। मतलब मैंने मिलाया था साइड ए बी के मिड पॉइंट को ओ से, मध्य बिंदु को मिलाया था, पर ये मध्य बिंदु को मिलाने के साथ साथ ये आपका परपेंडिकुलर भी हो गया। मतलब ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई कि नहीं होगी? ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी कि नहीं होगी? तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ओ से ही होके गुजरेगा। तो त्रिभुज की तीनों साइड ए बी, बी सी और सी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट ओ से होके गुजर रहे, और वही पॉइंट ओ ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहलाता है। सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल है और उस रेडियस सर्कम सेंटर पे प्रकार की नोक रख के आप सर्कम सर्कल खींच सकते हो। अरे हां या ना कुछ तो बोलो, यस और नो करके। अरे तुम्हारे कुछ समझ आया है? कुछ समझ आया है तुम्हारे? साइड एसी का, साइड बीसी का, साइड ए बी का, तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, और यही पॉइंट ए सर्कम सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का। सर्कम सेंटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित किसी भी पॉइंट की
साइड के दोनों एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है, इस प्रॉपर्टी का यहां पे यूज किया गया है। क्लियर है? मैंने बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से आपको समझाया है। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो पागल खाने खुले हैं। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो है मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा।